नमस्कार, मैं एस के प्रसाद। आज हम बात कर रहे हैं श्री स्वामी सारंग जी से। तो स्वामी जी, मेरा सबसे पहला सवाल। नमस्कार संजय जी, कैसे हैं आप? पहले बताइए। ईश्वर का आशीर्वाद। बढ़िया बढ़िया सर। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये था, क्या आपको लगता है कि 2014 के बाद भारत की राजनीति में कोई बदलाव आया है? 100% आया। क्या है वो बदलाव? 2014 के बाद न केवल भारत की राजनीति में बदलाव आया है, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की राजनीति में बदलाव आया है। अब पूरी साउथ ईस्ट एशिया की राजनीति का यहूदीकरण हो गया। आपकी राजनीति के पार्ट में जो लीडरशिप है, जो मेन लीडरशिप है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, वो यहूदियों से प्रभावित हो गया। ये राजनीति के यहूदीकरण को जरा खोल कर समझाइए। देखिए, राजनीति के यहूदीकरण को खोल के समझाने की बात यह है कि आपको इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आप यहूदी बेसिकली जो कम्युनिटी है वो व्यापारिक कम्युनिटी है, वो बिजनेस करती है। यहूदी 2010 के आसपास उसने अमेरिका से पलायन करना शुरू किया। अमेरिका से जब उन्होंने पलायन करना शुरू किया तो अमेरिका जाना आसान हो गया। आज की डेट में अगर आप अमेरिका माइग्रेट करना चाहें तो देयर इज़ ए प्रोडक्ट EB-5। आप 3 करोड़ रुपए अमेरिकन सरकार में जमा करके आप वहाँ माइग्रेट कर सकते हैं। आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे, सिर्फ आपको पास वोटिंग राइट नहीं होंगे, और 4 साल बाद वो अमेरिकन गवर्नमेंट आपको पासपोर्ट दे देगी। इतना ईजी हो गया। वहाँ से माइग्रेट करके जब ऑस्ट्रेलिया आया तो वहाँ भी नोटबंदी हुई 80s में। वहाँ पे भी गोरे काले के बीच में मतभेद हुए। तो मिड 80s में, 80s के बाद में 90s में अगर आप देखें, तो भारतीय छात्र भी बहुत मारे गए। उनकी जो बिजनेस की टेंडेंसी है वो देशों को साथ लेके चलने की है, और जाके कहीं कहीं वो अराजकता का माहौल पैदा करते हैं, फर्क पैदा करते हैं। जो राजनीति का यहूदीकरण, उसके साथ साथ एक धार्मिक यहूदीकरण हुआ। धार्मिक यहूदीकरण में डिफरेंट टाइप के यहूदियों के स्कूल में मौलाना बनाए गए, पंडित बनाए गए, पादरी बनाए गए और ग्रंथी बनाए गए। वो बेसिक लिटरेचर में आपके एक ऐसा फर्क पैदा करते हैं कि जिसमें हिंदू ज़्यादा हिंदू, मुसलमान ज़्यादा मुसलमान, सिख ज़्यादा सिख और ईसाई ज़्यादा हो जाता है। वो जो ज़्यादा है उसका जो जहर है वो जब राजनीति में समाहित होकर एक डिफरेंट टाइप की राजनीतिक परिवेश और डिफरेंट तरीके का धार्मिक परिवेश पैदा करता है, जो कि मुल्क में इस वक्त भी व्याप्त है। क्या फर्क पड़ा है इससे हमारे समाज पर? इस भारत की राजनीति का यहूदीकरण से हमारे भारतीय समाज पे क्या फर्क पड़ा है? हर वो आदमी जिसको पैसे की जल्दी होती है, भिखारी को पैसे की जल्दी होती है कि मेरे को आदमी, नए फकीर को कहते हैं ना, भीख की जल्दी होती है। दुकानदार को जल्दी होती है कि उसका सामान बिक जाए। इंडस्ट्रियलिस्ट को जल्दी नहीं होती, जो बड़े व्यापारी को जल्दी नहीं होती। अंग्रेज जब आए थे तो उनको जल्दी नहीं थी। वो आए थे, उन्होंने फ्री में चाय बेची, पहले फ्री में डालडा खिलाया आपको। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो उस तरीके से जो राजनीतिक और धार्मिक यहूदीकरण हुआ, तो व्यापार जमाया उन्होंने, साउथ ईस्ट एशिया में जमा रहे हैं। किसने जमाया? यहूदियों ने जमाया। आज मतलब हम ये मान सकते हैं कि आज जो भारत का व्यापार है वो यहूदियों द्वारा ऑपरेट हो रहा है। एब्सोल्युटली राइट, पॉइंट इज वेल टेकन। आप किसी भी सब्जेक्ट में उठा के देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके और डिफेंस सिस्टम तक। स्वामी जी, अभी अभी आपने कहा कि हमारे भारतीय राजनीति का यहूदीकरण हो गया है, और उसका एक धार्मिक यहूदीकरण भी हुआ है, जिसके तहत हिंदू और ज़्यादा हिंदू हुआ है और मुस्लिम और ज़्यादा मुस्लिम हुआ है। ये आप मानते हैं? तो पिछले कुछ सालों की, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ संजय जी, मैं मानता नहीं हूँ जी। दिखता है। अच्छा, दिखता है। दिखता है और दिखता है। एक होता है बड़ा, एक होता है वाइड। इट्स वाइड विजन, जो आपकी भाषा में कहते हैं ना, टेलीविजन की भाषा वाइड विजन कहते हैं। तो वाइडली दिखता है। अब मुझे दिखता है, अगर आपको नहीं दिखता है तो आप उसको वाइडली देखिए, आइए देखते हैं कैसे नहीं दिखता। तो मेरा प्रश्न ये था कि अगर ऐसा है तो जो पिछले कुछ सालों की जो घटनाएं हुई हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो धर्म का प्रचार कर रहे थे, अध्यात्म के थ्रू, प्रवचन के थ्रू, बहुत सारे उनके वेश थे। उनमें से कई लोग बलात्कार के केस में आज जेल में बंद है। कुछ लोग संदेहास्पद परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई।
तो ये कैसे, ये तो दोनों अलग बातें हो गई ना, कि अगर कोई धर्म का प्रचार हो रहा है और वो जो लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं अगर उन्हीं का अस्तित्व खतरे में है, तो ये फिर उसका ये धार्मिक यहूदीकरण कैसे हो गया? संजय जी मेरी बात समझिए जी हम जिससे धर्म पढ़ रहे हैं जी वही वाली बात है। मैंने आपसे कहा कि आप खुश रहिए, तो आप खुश तब रहेंगे ना जब मेरे पास खुशी होगी। मेरा चेक पास तब होगा जब मेरे अकाउंट में पैसे होंगे। हम जिनसे धर्म सीख रहे हैं वो कैसे लोग हैं, वो कितने धार्मिक हैं। हम जिन राजनेताओं के पीछे चल रहे हैं वो हमारे लीडर कैसे हैं, वो जातिगत आधार पे हैं, धार्मिक आधार पे हैं, या वो इंजेक्टेबल हैं, वो कहीं से ला के हमारे ऊपर थोपे हुए हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि भाई युवाओं को आगे आना चाहिए, यूथ को आगे आना चाहिए। कौन सा यूथ? पढ़ा लिखा यूथ, उसको राजनीति में आना चाहिए। उसको अपने लीडर से पूछना चाहिए कि भाई तू मेरा नेता कैसे, आप जीते, कैसे जीते, किस तरीके से आप जीते। तब आपको फिर मैं डिजिटलाइजेशन की बात शुरू कर दूंगा आपसे, फिर मैं आपसे मतलब बहुत सारी ऐसी बातें शुरू कर दूंगा जो आके कनेक्ट होके मतलब किसी लोकतंत्र की विचारधारा में आगे जाके एक विकृत स्वरूप ले लेंगी। चलिए, लोकतंत्र से ही जुड़ा मेरा अगला सवाल है। आपको लगता है कि ये जो भारतीय राजनीति का यहूदीकरण हुआ है उसने हमारे डेमोक्रेसी को नुकसान किया है? एब्सोल्यूट नुकसान किया है। जब आप ज्यूस को पढ़ेंगे, जब आप ज्यूस पॉलिटिक्स पढ़ेंगे जी, तो वहां पे मीडिया उतना ही कहता है जितना उसको बोलने का हक है। 100% आप मेरी पूरी बात नहीं दिखा पाएंगे, आप एडिट कर देंगे उसको। मीडिया उतना ही बोलता है जितना उसको है, विपक्ष उतना ही बोलता है जितनी विपक्ष को बोलने की परमिशन है। जो फॉर्मेट है, जो मैंने कहा यहूदीकरण हुआ, तो क्या यहूदीकरण हुआ? वो फॉर्मेट क्या था? व्हाट इज द फॉर्मेट? फॉर्मेट इज दैट कि विपक्ष उतना ही बोलता है जितना उसको परमिशन है। या ये भी तो सकता है कि उतना ही दिखाया जाता है जितना उसको दिखाए जाने की जरूरत है। ये आपका परसेप्शन है, ये आपका परसेप्शन है। जो फॉर्मेट है ABCDEFGH, अगर बीच का डी मिसिंग है, नहीं, इस तरह तो विपक्ष में सवाल उठता है कि उसको कम बोलने के लिए कहा गया है। नहीं, विपक्ष को इतना दबा दिया, विपक्ष अपनी बचाने में लगा हुआ है। जब वही लोग जब विपक्ष में आके बैठ जाते हैं, जब वो लोग ही विपक्ष में आके बैठ जाते हैं, तो भाई देयर इज अ लॉट ऑफ एजेंसीज, देयर इज अ लॉट ऑफ, भाई वही बात है ना, क्लासिफिकेशन। किसी भी पॉलिटिकल आदमी का कोई व्यापार तो है नहीं। उसने चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो अंधाधुंध रुपए कमाए, पैसे कमाए। चलिए, राजनीति पे बात हो रही है तो थोड़ा सा बात को और प्रासंगिक करते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि आप क्या लग रहा है कि 22 का ताज किसके पास जा रहा है? आप पॉलिटिकल पार्टी की आप अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात पूछ रहे हो तो मैं दोनों पूछ रहा हूँ। 100% अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, पूछे क्यों बनाएगी? उससे पहले मैं पूछूंगा, अच्छा पहले हाँ ये बताइए क्यों बना? नहीं, पहले आप बताइए कि हाँ क्यों बनाएगी। जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि यहूदीकरण हुआ, ये उसका पार्ट है कि उसके पांव जमते गए जी। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2022 में बनेगी। तो आपके कहने का मतलब कि भारतीय राजनीति का जो यहूदीकरण हुआ है उसकी वजह से 2022 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी? हाँ, 100%। चलिए, कौन होगा सीएम का चेहरा? ये नहीं बता पाएंगे, उसके पीछे रीजन है जी। बात दलगत राजनीति की है, बात व्यक्तिगत राजनीति की नहीं है। दलगत राजनीति में जब दल बहुमत सिद्ध करेगा तो उस वक्त की जो स्थितियां जो भारतीय जनता पार्टी की होगी वो अपना लीडर तय करेंगी। उस लीडर का कोई फेस नहीं है आज की डेट में। लीडर का कोई फेस नहीं है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पर जहां तक मेरा मानना है, मतलब मेरा अपना परसेप्शन है कि आगे आने वाले कल में उत्तर प्रदेश की लीडरशिप में या तो ब्राह्मण फेस आएगा या दलित फेस आएगा। तो उस हिसाब से तो वर्तमान मुख्यमंत्री मतलब 2022 के जीतने हो सकता है वो प्रधानमंत्री बन जाए। मेरी बात समझिए, वो क्या बन जाए इससे मतलब नहीं है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं, मतलब मैं एक सामाजिक आदमी हूं, मेरी एक जिम्मेदारी, हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाए। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा। पर उत्तर प्रदेश की का भारतीय जनता पार्टी का दलित फेस होगा या ब्राह्मण फेस होगा।
और अगर दलित फेस होगा, जी। अगर ब्राह्मण फेस होगा तो नया फेस होगा, ब्राह्मण फेस होगा तो नया फेस होगा। मतलब ब्राह्मण फेस ऐसा नहीं होगा कि प्रासंगिक आपको दिखता हो, दिखाता हो, सुनता हो। नया फेस होगा तो नया फेस होगा, फ्रेश फेस भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी, ये मेरा मानना है और उसको लेके आना चाहिए। स्वामी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और एक कोई ऐसा संदेश जो आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को देना चाहेंगे? संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात बहुत ही, आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे और आपने बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से उसको पूछा और आपने मेरी बात को समझने की कोशिश करी। आपके चैनल के माध्यम से जो आम जन है, जो उसको सुन रहा है, उसके लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने हक को जाने, अपने वोट के अधिकार को पहचाने और राजनीति बुरे लोगों का काम नहीं है। राजनीति में अच्छे लोगों को आने की ज़रूरत है, राजनीति में आम लोगों को आने की ज़रूरत है। तभी आप अपना लीडर चेंज कर पाएंगे, तभी आप परिवर्तन ला पाएंगे, तभी आप वास्तव में खुशहाल बन पाएंगे। खाली एक मीडिया में कोई इस तरह का मैसेज चले कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं, हम नहीं बन पाएंगे जब तक हमारे घर का पढ़ा लिखा बच्चा राजनीति के बारे में नहीं सोचेगा। तो बच्चों को पॉलिटिकली एजुकेट करिए, मतलब ये ज़रूरत है। आप अपने चैनल के माध्यम से भी इस तरीके के प्रोग्राम्स आप बच्चों के लिए चला सकते हैं, जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए चला सकते हैं कि आप उनको पॉलिटिकली एजुकेट करिए। फिर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।